हेलो एंड वेलकम टू स्टडी आई क्यू। आज हम एक बहुत ही अलग मुद्दा कवर करेंगे। ये भी एक बर्निंग इशू है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है और आने वाले जितने भी एग्ज़ाम्स हैं इस पर कोई ना कोई एनालिटिकल क्वेश्चन आपको मिल सकता है। वो स्टूडेंट्स खासकर जो यूपीएससी या किसी स्टेट पीएससी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसका नाम है फार्क गुरिल्लाज। फार्क गुरिल्लाज रेवोल्यूशनरी जो फोर्स है कोलंबिया का, उसको कहा जाता है फार्स, जो यहाँ के रिबेल हैं, सरकार के विरोधी हैं। और इनके बारे में मैं पूरा आपको बताऊंगा कि ये सरकार का विरोध इन्होंने किस तरह से किया। और लगभग 52 ईयर से ये जंग चल रही है फार्क गुरिल्लाज और कोलंबिया की सरकार के बीच में। तो इस मुद्दे को हम पूरा होलिस्टिकली एनालाइज करेंगे और मेरा जो फोकस है वो इस बात पर ज़्यादा रहेगा कि मैं फार्क गुरिल्लाज का जो इनका जो संगठन की उत्पत्ति कैसे हुई उस पर जोर दूं। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, यह जानना जरूरी है कि विश्व में कोलंबिया कहाँ है। यह है पूरे विश्व का मानचित्र। ये एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और ये कुछ देश हैं जिन्हें सेंट्रल अमेरिका बोलते हैं। तो कोलंबिया है दक्षिण अमेरिका में। दक्षिण अमेरिका जिसे लैटिन अमेरिका भी कहा जाता है, इसमें जो ये ऑरेंज वाला कलर है ये कोलंबिया है। ये है कोलंबिया। अब मैं इस कंट्री को बड़ा करके दिखाता हूँ। कोलंबिया देश, इसकी राजधानी है बोगोटा। और कोलंबिया का एक बहुत मुख्य शहर एक और है जो काफ़ी चर्चा में रहता है, जिसको बोलते हैं मेडीन। कोलंबिया विश्व में ड्रग्स के लिए जाना जाता है वैसे तो, हालांकि फुटबॉल के लिए भी जाना जाता है, पर ड्रग्स बहुत होते हैं यहाँ पे। कोकेन की खेती होती है। जो इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं अमेरिका में कोलंबिया से जाते हैं मैक्सिको के थ्रू। इसके पड़ोसी देश हैं वेनेजुएला, ब्राज़ील, पेरू, एक्वाडोर और ये है पनामा, जहाँ पे आपने पनामा पेपर लीक सुना होगा। ये है पनामा। ये है प्रशांत महासागर। और इसके जो ये दक्षिण अमेरिका जहाँ ख़त्म होता है, इसके राइट साइड में आता है अटलांटिक ओशियन। तो ये सब कुछ फैक्ट्स हैं जो आपका बेसिस बनाएंगे। तो कोलंबिया के पड़ोसी देश आपको याद होने चाहिए। और जो फार्क गुरिल्ला ऑर्गेनाइजेशन है, ये ना सिर्फ कोलंबिया बल्कि जो पड़ोसी देश हैं इनमें भी कुछ कुछ स्थानों पर इसके अड्डे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इतिहास। फार्क है कौन और ये लोग कहाँ से आए और इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। फार्क को जो स्पेनिश भाषा बोली जाती है, जिसे स्पेनिश लैटिन कहते हैं कोलंबिया में, उसकी फुल फॉर्म है फुअर्जाज आर्माडाज रेवोल्यूशनरियास दे कोलंबिया, यानी कि द आर्म्ड रेवोल्यूशनरीज ऑफ कोलंबिया। इनको पीपल्स आर्मी भी कहा जाता है। वहाँ की भाषा को अगर मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करूँ, पीपल्स आर्मी। ये 1964 में संगठन बना और इसके फाउंडर थे मैनुअल मरुलांदा। और मैनुअल मरुलांदा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इनके सरगना थे, इनके चीफ थे, हेड थे। सबसे पहले बताता हूँ क्या हुआ। 1948 में दो पार्टियां थी कोलंबिया में। एक का नाम था लिबरल पार्टी और दूसरी थी कंजर्वेटिव पार्टी। मैं रिपीट करता हूँ, कोलंबिया में दो पार्टियां थी, एक लिबरल पार्टी और एक कंजर्वेटिव पार्टी। और इन दोनों का एक ही मकसद था और वो था सत्ता के ऊपर राज करना। यानी इन दोनों पार्टियों में हमेशा से इस बात में लड़ाई होती थी कि सत्ता में कौन जाएगा। अब यहां पर एक लीडर थे जिनका नाम था जॉर्ज एलिसेर गैटान अयाला। मैं रिपीट करता हूं, जॉर्ज एलिसेर गैटान अयाला, जो बहुत पॉपुलर हो गए कोलंबिया के लोगों के बीच में। और ये जो लीडर थे, लेकिन इनकी हत्या कर दी गई, इनको असैसिनेट कर दिया गया। इसकी वजह से कोलंबिया के लोगों में एक बहुत भारी रोष था, क्योंकि ज़्यादातर लोग कोलंबिया का राष्ट्रपति इन्हें देखना चाहते थे बनते हुए। इसके बाद कुछ लोग ऐसे थे जिनमें बहुत ज़्यादा रोष था, बहुत ज़्यादा गुस्सा था। और कोलंबिया में अगले 10 साल तक लगातार वायलेंस चलती रही, बहुत ज़्यादा बगावत चलती रही, बहुत ज़्यादा जो अशांति हो गई माहौल के अंदर। इस पीरियड को बोलते हैं ला वायोलेंसिया, यानी कि द वायलेंस। वायलेंस मतलब ही होता है हिंसा। तो कोलंबिया में अनरेस्ट हो गया जो आम नागरिक है उसके अंदर, और अगले 10 साल तक ये लड़ाई चलती रही। जब ये ला वायोलेंसिया का पीरियड चला, यानी कि जब ये 10 साल तक लड़ाई होती रही कंजर्वेटिव्स की सरकार में और लिबरल्स के बीच में, तो कंजर्वेटिव पार्टी ने पुलिस का गलत इस्तेमाल किया और पुलिस का जो बल था वो अपने बेनिफिट के लिए यूज़ किया और बगावत को कुचलने की कोशिश की। कंजर्वेटिव जो सरकार थी वहाँ पे, क्योंकि सरकार कंजर्वेटिव्स की थी इस समय, तो उन्होंने आर्मी का यूज़ किया और पुलिस फोर्स का यूज़ किया जो लोगों में रोष था उसे कुचलने के लिए। और इससे जो रोष है वो और बढ़ गया
वो शांत नहीं हुआ। तो जो लिबरल्स थे उनमें काफी ज्यादा गुस्सा था कंजर्वेटिव पार्टी के अगेंस्ट। लिबरल्स ने किस तरह से रिएक्ट किया? लिबरल्स ने कंजर्वेटिव पार्टी का बहिष्कार किया, यानी कि अपनी ही सरकार का बहिष्कार किया, और लोगों को एकत्रित करना शुरू किया जिससे वो कंजर्वेटिव पार्टी के अगेंस्ट कोई स्टैंड लें। इनमें लिबरल पार्टी में जो लोग शामिल हो रहे थे कंजर्वेटिव पार्टी के अगेंस्ट, उनमें हर तरह के लोग थे। कुछ ऐसे थे जिन्होंने हथियार उठा लिए, जो बोले कि क्योंकि कंजर्वेटिव पार्टी ने हमें कुचलने के लिए पुलिस बल का इस्तेमाल किया, तो हम भी इन पर जो वापसी हमला करेंगे वो हथियार उठा के करेंगे, और वो लड़ाके बन गए। कुछ ऐसे थे जो आइडियोलॉजिकली जिनका एक मतभेद था इसलिए वो शामिल हुए, और कुछ ऐसे थे जो पॉलिटिक्स में एक्टिव होना चाहते थे। तो हर तरह के लोग इसमें इकट्ठे होते गए और लिबरल पार्टी अगले 10 सालों तक स्ट्रांग बनती गई। तो जो ये 10 साल का पीरियड था 1948 से जो शुरू हुआ था 1958 तक, ये बहुत ज़्यादा हिंसा भरा था। इसमें कंजर्वेटिव पार्टी जो जिसकी सरकार थी और जो लिबरल पार्टी जो लोगों को इकट्ठा कर रही थी, उनके बीच में बहुत ज़्यादा हिंसा थी, तनाव था। इस पीरियड को बोलते हैं ला वायोलेंसिया, जो 1958 तक चला। इसमें हज़ारों लोगों की जानें गई, क्योंकि अक्सर जो चुनावी रैलियां भी हुआ करती थी या लोगों के संगठन थे वो हिंसक हो जाते थे। तो कुछ इसमें ऐसे लोग थे लिबरल्स में जिन्होंने हथियार उठा लिए थे, और ये बन गए फार्क गुरिल्लाज। मैं इस पे और डिटेल में बताता हूं। 10 साल के बाद 1958 के अंदर क्या हुआ? 10 साल तक जो हिंसा चली, दोनों पॉलिटिकल पार्टीज को लगा यह हिंसा कभी खत्म नहीं होगी और कोलंबिया का जो भविष्य है उस पर सवालिया चिन्ह लगने लगा। इसके बाद दोनों पार्टियों ने मिलकर एक एग्रीमेंट किया हिंसा को रोकने के लिए, और उन्होंने एक पार्टी बनाई जिसका नाम था द नेशनल फ्रंट। मैं रिपीट करता हूं, कंजर्वेटिव और लिबरल। पहले तो मैं ये बता देता हूं कंजर्वेटिव और लिबरल का मतलब क्या होता है। कंजर्वेटिव होता है जो पुराने विचारों के होते हैं और जो नई चीज़ों को लेकर उतना ओपन नहीं होते, वो होते हैं कंजर्वेटिव किस्म के। लिबरल होते हैं जो थोड़े से फ्री थिंकर होते हैं, रैशनलिस्ट होते हैं, उनको बोलते हैं लिबरल किस्म के, थोड़े मॉडर्न टाइप जिनकी अप्रोच होती है। तो ये आइडियोलॉजीज कभी वैसे मिल नहीं सकती, लेकिन फिर भी कंजर्वेटिव और लिबरल ने मिलकर एक पार्टी बना दी जिसका नाम रखा द नेशनल फ्रंट। और यह डिसाइड हुआ कि द नेशनल फ्रंट पार्टी कोलंबिया पर राज करेगी और सरकार हर 4 साल बाद बदल जाएगी। यानी हर 4 साल बाद अगर कंजर्वेटिव है तो उसके बाद लिबरल आ जाएंगे, और फिर अगले 4 साल बाद लिबरल के बाद फिर से कंजर्वेटिव आ जाएंगे, लेकिन कोलंबिया पर राज एक ही पार्टी करेगी, द नेशनल फ्रंट। लेकिन इससे कुछ समय के लिए ला वायोलेंसिया यानी जो हिंसा का पीरियड था 10 साल का, वो तो खत्म हो गया, लेकिन वायलेंस खत्म नहीं हुई, क्योंकि जो सिविलियंस थे, बहुत सारे लोग, हजारों लाखों लोग मारे जा चुके थे। तो सिविलियंस में एक गुस्सा था और ये एक बहुत ही कन्वीनियंट सोल्यूशन था, लेकिन सिविलियंस को ये मंजूर नहीं था। इसीलिए इसी का फायदा उठाया एक लीडर ने जिसका नाम था मैनुअल मारुलांदा। मैनुअल मारुलांदा ने क्या किया, वहां के लोगों को और भड़काया, और जो लिबरल लोग थे, जो इकट्ठा हो रहे थे पिछले 10 सालों से, उनको कहा कि वो हथियार उठा लें। और ये लोग अपने आप को ऐसा मानने लगे कि ये एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हैं, सरकार के खिलाफ हैं, और देश से अलग रह के ये जाकर रहने लगे, और ये बन गए फार्क गुरिल्लाज। यानी कि लिबरल पार्टी के जो लीडर थे मैनुअल मारुलांदा, उन्होंने लिबरल पार्टी के हिमायती लोगों को भड़का दिया और उनके अंदर एक कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी डाल दी। कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी मतलब एंटी एस्टेब्लिशमेंट, सरकार के खिलाफ, और जो मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी जिसे कहते हैं, लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी भी इसे कहते हैं, जैसे भारत के जो नक्सल्स हैं, बिल्कुल उसी तरह की आइडियोलॉजी ये थी। और इन्होंने अपने आप को डिक्लेयर किया कि ये अब एक अलग संगठन है और ये देश से अलग है। ये बन गए फार्क गुरिल्लाज। 1964 के अंदर क्या हुआ? 1964 के अंदर कोलंबिया ने इन लड़ाकों को कुचलने के लिए, उस वक्त इन लड़ाकों का नंबर बहुत ज़्यादा नहीं था, इनमें सिर्फ 48 ऐसे लड़ाके थे जिनके पास बंदूकें थी, और जिनमें मैनुअल मारुलांदा भी एक थे। इन लड़ाकों को मारने के लिए कोलंबिया की सरकार ने 16,000 सिपाही भेजे, लेकिन मैनुअल मारुलांदा बच निकला और भागकर जो आसपास के जंगल थे उनमें भाग गया। और 1964 में औपचारिक तौर पर इसने बना दी फार्क। इसने इसका नाम दिया फुएर्जास आर्मादास रेवोल्यूशनarias de कोलंबिया एसरसीतो डेल प्यूएब्लो। एसरसीतो डेल प्यूएब्लो का मतलब होता है पीपल्स आर्मी, और आर्म्ड रेवोल्यूशनरीज ऑफ कोलंबिया का मतलब होता है फुएर्जास आर्मादास रेवोल्यूशनarias de कोलंबिया, यानी फार्क। तो फार्क कब बना, औपचारिक तौर पर कब बना? 1964। लेकिन इसके बनने की जो प्रक्रिया थी
वो 1958 से ही स्टार्ट हो गई थी, जब मैनुअल मारुलांदा ये थोड़ा सा ताकतवर होने लगा था। उसके बाद अगले 20 साल तक क्या हुआ, यानी 64 से लेके 84 तक जो फार्क है उसने रिक्रूटमेंट अपना जारी रखा। उसमें बहुत सारे लोग शामिल होते गए, बहुत सारे, ज़्यादातर इनमें वो लोग थे जो कोलंबिया की सरकार के खिलाफ थे। और कोई भी सरकार होती है किसी भी देश में, ऐसे लोग जरूर होते हैं जो उस सरकार को पसंद नहीं करते। उन्हें लगता है कि सरकार की जो नीतियां हैं उनसे उन्हें कोई फायदा नहीं है, और सरकार जो भी नीतियां बनाती है वो अमीरों के लिए बनाती हैं। गरीब जो हैं उसमें उनको भड़काना और आसान हो जाता है। कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसका भूखा पेट होता है उसे भड़काना बहुत आसान हो जाता है। आप ये भारत में भी देखते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सरकार से नाराज हैं, जिन्होंने बंदूकें उठा ली हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि सरकार ने उनके विकास के लिए कोई काम नहीं किया। सरकार उनसे उनकी जो आजीविका है, जो उनका समुदाय है, हैबिटेट है, एनवायरनमेंट, वो छीन रही है, और इन लोगों ने हथियार उठा लिए और ये नक्सल बन गए हैं। यानी कि आप बहुत सारी सिमिलैरिटीज देखेंगे भारत में जो नक्सली हैं, माओवादी हैं, और कोलंबिया में जो फार्क हैं। इसीलिए जब एनालिसिस करते हैं चीज़ों का तो आपको चीज़ों को जोड़ना आना चाहिए। इसीलिए ये टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि भारत में हम इसको कैसे देख सकते हैं। उसके बाद लेकिन जो ये फार्क थे, इन्होंने लड़ाके और ज़्यादा इंक्लूड करने शुरू कर दिए, अपनी सेना को बढ़ाना शुरू कर दिया। लेकिन इनको पैसा चाहिए था, तो इन्होंने कोकेन का इलीगल ट्रेड शुरू कर दिया। कोकेन बहुत ज़्यादा होती है कोलंबिया में, कोका प्लांट बोलते हैं जिससे कोकेन होती है। तो ड्रग्स इन्होंने सप्लाई करने स्टार्ट कर दिए, और धीरे धीरे इनकी जो शक्ति है वो बढ़ती गई। इतना ही नहीं, इन्होंने बहुत बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स की हत्या करनी भी शुरू कर दी, और कोलंबिया के जो बहुत धनी लोग हैं उनके जो बेटे बेटियां थे उनका अपहरण भी शुरू कर दिया फिरौती मांगने के लिए। और फार्क बढ़ता गया, बढ़ता गया। 1982 तक, यानी अगले लगभग 20 साल के बाद, फार्क के पास 3000 लड़ाके हो गए थे। और 1982 में इन्होंने ऑफिशियली ऐड किया पीपल्स आर्मी, यानी एजरजीतो डेल पुएब्लो अपने नाम के साथ। तो ये एक तरह से बन गया फार्क ईपी। ईपी का मतलब पीपल्स आर्मी, एजरजीतो डेल पुएब्लो। अब मैं कुछ फिगर बताता हूं फार्क के बारे में। हर साल ऐसा एस्टिमेट्स हैं कि लगभग $500 मिलियन से लेकर $600 मिलियन, यानी कि लगभग 4000 से 5000 करोड़ रुपए के ड्रग्स हर साल उनका व्यापार फार्क करता है। और 50% दुनिया में जितनी भी कोकेन की सप्लाई होती है वो फार्क कंट्रोल करता है। फार्क के जो लड़ाके हैं उनका नंबर लगभग 7000 है, आज की मैं बात कर रहा हूँ ये। और फार्क की जो आय का सोर्स है वो ड्रग्स बेचने के अलावा जो पूंजीपति हैं उनके जो सगे संबंधी हैं उनका अपहरण, इसके अलावा ड्रग ट्रैफिकिंग, टैक्सेशन। फार्क जो है आसपास के जो बिजनेस हैं उनके ऊपर भी टैक्स लगाता है, फिरौती देनी पड़ती है, वरना वो बिजनेस नहीं करने देता। और ये जो लड़ाके हैं ये छुप के वार करते हैं, गुरिल्ला वॉरफेयर में बहुत ज़्यादा ये ट्रेंड है। तो ये आपको याद रखनी है चीज़ें। फार्क और कोलंबिया सरकार के बीच जो ये जंग चल रही है पिछले 52 ईयर्स से, इसमें लगभग 2,20,000 लोग अब तक मारे जा चुके हैं। ये जंग 50 साल से ज़्यादा से चल रही है, और लगभग 60 लाख कोलंबिया के ऐसे लोग हैं जो बेघर हो गए हैं अपने घरों से, जिनको निकाला जा चुका है। टोटल यानी कि जो लोग अफेक्टेड हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। यानी कि जो कोलंबिया के लोग हैं वो त्रस्त हैं पिछले 50 से 52 सालों से फार्क की वजह से। इसलिए इनमें रोष बहुत ज़्यादा है, फार्क के खिलाफ जो घृणा है आज भी काफ़ी ज़्यादा है। कोलंबिया की सरकार ने यह डिसाइड किया कि उसे फार्क को कुचलना पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं फार्क के जो लड़ाके हैं उनका नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। 1982 तक इनका नंबर 3000 से ज़्यादा हो गया था, और ये ऐसे लड़ाके थे जिनके पास अत्याधुनिक गन्स थे। क्योंकि इनके पास अब पैसा बहुत ज़्यादा बढ़ता गया तो हथियार इन्होंने खरीदने शुरू कर दिए, और इनकी जो शक्ति थी वो बढ़ती गई। कोलंबिया सरकार को ये लगने लगा कि ये जो लड़ाके हैं ये हाथ से निकल जाएंगे, इसीलिए इनके साथ कोलंबिया की सरकार ने नेगोशिएट, वार्ता करनी शुरू की। तो अर्ली 90s में ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ, और एक कारण और था यहाँ पर शांति वार्ता के आगे बढ़ने का। कोलंबिया की सरकार को अमेरिका का समर्थन मिल गया। अमेरिका ने अपने अत्याधुनिक हथियार और सेना दोनों, मैन पावर दोनों फार्क को कुचलने के लिए लगा दी। और फार्क के जो लीडर्स थे उन्हें भी ये रियलाइज हुआ कि अब ये बहुत ज़्यादा समय तक अमेरिका की महाशक्ति का मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि अमेरिका इसलिए परेशान था क्योंकि अमेरिका में जो इलीगल ट्रेड होता है उसमें फार्क का बहुत बड़ा हाथ था। ड्रग्स बेचने में अमेरिका के अंदर ड्रग्स फैलाने में फार्क का बहुत बड़ा हाथ था। तो अमेरिका की सरकार ने कोलंबिया की सरकार की मदद की फार्क को कुचलने के लिए, और फार्क के लीडर्स को ये लगने लगा कि अब वो नहीं लड़ सकते, तो उन्होंने भी थोड़ा सा सरकार के साथ नेगोशिएशन स्टार्ट किया। इसी बीच फार्क ने कुछ
कम्युनिस्ट पार्टी के लेफ्ट विंग लीडर के साथ मिलकर एक पॉलिटिकल पार्टी भी बना ली थी जिसका नाम था पैट्रियोटिक यूनियन। शॉर्ट में इसको बोलते हैं यूपी, पैट्रियोटिक यूनियन। और जब पॉलिटिकल पार्टी बनाई तो इन्होंने एजुकेशन, हेल्थ केयर यानी कि जनता की सेवा करने पर ध्यान देना शुरू किया, क्योंकि इन्हें सपोर्ट चाहिए था। ये चाहते थे कि कोलंबिया पर राज ये करें, तो उसके लिए ज़रूरी था कोलंबिया का प्रेसिडेंट बनना। और फार्क के पास बहुत अच्छे लीडर थे, जैसे इनके फाउंडर थे मैनुअल मारुलांदा। लेकिन इसी बीच क्या हुआ, जैसे ही जो पार्टी है वो सही दिशा ले रही थी, इनके जो दो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स हैं, यानी दो लीडर जो प्रेसिडेंट बनने के ख्वाब देख रहे थे, उनको असैसिनेट कर दिया गया, उनकी हत्या कर दी गई, उनको मार दिया गया। इसके बाद फार्क दोबारा हिंसक हो गया और इन्होंने फिर से अपना ड्रग्स बेचने का काम और बहुत ज़्यादा जो किडनैपिंग वगैरह सब स्टार्ट कर दिया। लेकिन पीस प्रोसेस स्टार्ट हुआ लगभग 1990 के आसपास, जब अमेरिका ने कोलंबिया की सहायता करनी शुरू की। तो ये है फार्क के लड़ाके। ये फेमस तस्वीर है 1990 के आसपास की, जब इन्होंने कुछ जो कोलंबिया सरकार के जो पुलिस वाले हैं उनका अपहरण कर लिया था। फार्क कोलंबिया गवर्नमेंट के खिलाफ काम करता रहा और कोलंबिया की जो सरकार है वो फार्क के साथ एज अ ड्रग डीलर उनके खिलाफ काम कर रही थी, यानी वो इनको एक तरह से टेररिस्ट मानती थी। और जो पैसा इनके पास था बहुत ज़्यादा था। कोलंबिया की सरकार का पैसा फार्क से निपटने में बहुत ज़्यादा खर्च हो रहा था, इसीलिए यूएसए की मदद ली। और ये था टर्निंग पॉइंट। जब अमेरिका बीच में आ गया तो फार्क की कमर टूटने लगी। ये प्रोसेस चला पूरे 90s में और अर्ली 2000s में। उसके बाद 2008 में एक बहुत बड़ी घटना हुई। फार्क जिसने बनाया था, जो मेन लीडर था मैनुअल मारुलांदा, ये मर गया, इसका निधन हो गया। और फार्क के कुछ और ऐसे लीडर थे जिनको मार दिया गया। अब तक फार्क बहुत कमजोर हो चुका था और उनके पास कोई चॉइस नहीं थी। हालांकि उनके पास लड़ाके अभी भी बहुत ज्यादा थे। अगर मैं बात करूं लड़ाकों की, तो अब तक इनके पास लगभग 20 से 30 हजार लड़ाके हो चुके थे। लेकिन कोई लीडर नहीं था, कोई ऐसा चेहरा नहीं था जो जाके इनको मोटिवेट कर सके। तो फार्क के जो बचे खुचे लीडर थे उनके पास कोई चारा नहीं था गवर्नमेंट के साथ शांति वार्ता करने के अलावा। इसी बीच जो प्रेसिडेंट जुआन मैनुअल सैंटोस, इन्होंने शांति के लिए जो वार्ता है वो शुरू कर दी और कोलंबिया सरकार और फार्क के गुरिल्लाज के बीच में शांति वार्ता सफल हुई। यानी इन्होंने डिसाइड किया कि अब हम हथियार फेंक देंगे। तो मैं ये पीस एग्रीमेंट के ऊपर थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तक पिछले 50 से 52 सालों में 2,20,000 जाने और लगभग 60 से 70 लाख लोग ऐसे थे जो इस वॉर से अफेक्ट हुए। तो ये है पीस डील। ये है फार्क के लीडर, जो आज है फार्क के लीडर, और ये हैं जुआन मैनुअल सैंटोस, जो आज कोलंबिया के राष्ट्रपति हैं। इस साल के 26 सितंबर को, यानी 2016 की बात कर रहा हूं, बिल्कुल लेटेस्ट, जुआन मैनुअल सैंटोस और फार्क के लीडर जिनका नाम है रोड्रिगो लोंडोनो, इनको हम टिमोचेंको भी बोलते हैं, इनके बीच में शांति की एकॉर्ड साइन हुई, जिससे लगभग जो ये 50 साल से युद्ध चल रहा था कोलंबिया की सरकार और मार्क्सिस्ट रिबेल्स यानी जो लड़ाके हैं, बागी हैं, इनके बीच में, ये खत्म हुआ। अब ये पीस डील क्या थी और क्या ये सफल हुई या ये नहीं हुई, अब इसको ध्यान से सुनना। अभी तक आपको ये पता चल गया होगा फार्क के कौन थे लड़ाके और इनको क्या चाहिए था, लेकिन अब पीस डील के बारे में बात करते हैं, जो हमारा आज का मेन टॉपिक है। पीस डील क्या थी? पीस डील ये थी कि फार्क के जो मेंबर हैं, सबसे पहली बात, वो अपने हथियार फेंक देंगे। वो अपने हथियार कैसे फेंकेंगे? वो संयुक्त राष्ट्र संघ के कुछ ऐसे इलाकों में जाएंगे जो डिसआर्मामेंट जोन है। डिसआर्मामेंट मतलब होता है हथियारों का बहिष्कार करना, हथियारों को कम करना, उसको डिसआर्मामेंट बोलते हैं। तो कुछ स्पेशल डिसआर्मामेंट जोन है जहां पे लगभग फार्क के आज जो लड़ाके हैं 7,000 के आसपास, वो जाएंगे और अपने हथियार सरेंडर कर देंगे 180 दिनों के अंदर अंदर, यानी अगले 6 महीनों के अंदर अंदर, इस पीस डील के हिसाब से। और अब सवाल ये है, फार्क के ये लड़ाके अगर लड़ेंगे नहीं तो क्या करेंगे? तो ये डिसाइड हुआ कि ये अपनी खुद की पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे, प्रॉपर पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे। और कोलंबिया की जो सरकार है, कोलंबिया की जो संसद है, वहां पे 268 सीट है। उनमें 5 सीट इन्हें मिलेंगी सेनेट के अंदर, यानी अपर हाउस। जैसे भारत में अपर हाउस और लोअर हाउस 2 हाउस हैं, राज्यसभा और लोकसभा। तो वहां की जो राज्यसभा है एक तरह से सेनेट, उसमें 5 सीट दी जाएंगी इन्हें।
फार्क के जो लीडर हैं इन्हें, और वहां का जो लोअर हाउस है यानी लोकसभा के इक्विवेलेंट जो है वहां पे 5 सीट, टोटल 10 सीट दी जाएंगी 268 मेंबर की संसद के अंदर। यानी ये राजनीति में जाएंगे और अपने हथियार टेक देंगे, अपने हथियार सरेंडर कर देंगे। तीसरी चीज, इन्होंने जो भी क्राइम किए हैं, यह बात ध्यान से सुनिए, फार्क के जो लड़ाके हैं इन्होंने हत्याएं भी की, तो क्या उनकी सजा उन्हें मिलेगी? कोलंबिया की सरकार ने कहा जो हुआ वो हुआ, आपको जेल नहीं होगी, आपको जेल नहीं दी जाएगी अगर आप अपने गुनाह कबूल करते हो तो फार्क के जो फाइटर हैं उनको सजा नहीं दी जाएगी, जेल में समय नहीं बिताना पड़ेगा, जो हुआ वो हुआ, पास्ट इज पास्ट। 2 अक्टूबर को क्या हुआ? अब पीस डील तो साइन हो गई, लेकिन इसे रेफरेंडम के थ्रू अप्रूव कराना था। यानी कि जो कोलंबिया के लोग हैं, ध्यान से सुनिए इस बात को, यह पीस डील सरकार, कोलंबिया सरकार और फार्क के लीडर्स के बीच में साइन हो गई, लेकिन इसे अप्रूव करने के लिए, इसको वैलिडेट करने के लिए औपचारिक तौर पर वहां वोटिंग हुई, और इस वोटिंग में सबको हिस्सा लेना था। कोलंबिया में 3.5 करोड़ वोटर हैं जिनको हिस्सा लेना था इस वोटिंग में, उसमें से सिर्फ 3.5 करोड़ में से सिर्फ 1.3 करोड़ लोग इस वोटिंग में आए। यानी कि जो वोटर टर्नआउट था वो बहुत कम था। इसके कई कारण हैं। पहला, कुछ लोग ऐसे थे जो इस वोटिंग में हिस्सा लेना ही नहीं चाहते थे। दूसरा, कुछ लोग ऐसे थे जो, कोलंबिया में एक तूफान आया था उस वक्त जिसको बोलते हैं हरिकेन मैथ्यू, एक चक्रवात आया था, इसकी वजह से भी टर्नआउट कम था। उस दिन बहुत ज्यादा बारिश थी, तूफान आ रहा था। लेकिन ओवरऑल 3.5 करोड़ कोलंबियंस जो वोटिंग के लिए एलिजिबल थे, उसमें से सिर्फ 1.3 करोड़ ने इस वोटिंग में हिस्सा लिया, और 50.24% ने कहा ना। यानी कि हम फार्क के साथ शांति वार्ता नहीं चाहते। यानी सिर्फ 0.24% की वजह से यह पीस डील टूट गई। अब मैं आपको यह बताता हूं यह पीस डील टूटी क्यों। इसके पीछे हाथ था सबसे बड़ा मिस्टर उरीबे का। अब मिस्टर उरीबे कौन है? देखिए, 2018 में कोलंबिया में चुनाव होंगे और अभी राष्ट्रपति हैं जुआन मैनुअल सेंटोस। इससे पहले, जुआन मैनुअल सेंटोस से पहले 8 साल तक कोलंबिया के जो प्रेसिडेंट थे वो थे मिस्टर उरीबे, और मिस्टर उरीबे की सरकार में ही जुआन मैनुअल सेंटोस थे रक्षा मंत्री। यानी कि प्रेसिडेंट बनने से पहले जुआन मैनुअल सेंटोस कौन थे? कोलंबिया के रक्षा मंत्री थे, मिस्टर उरीबे के नीचे। मिस्टर उरीबे थे प्रेसिडेंट, और मिस्टर उरीबे का बहुत बड़ा हाथ था फार्क से शांति वार्ता आगे बढ़ाने में। जो लड़ाके थे इनके, 20,000 से ज्यादा लड़ाके थे, उनका नंबर सिर्फ 6,000 के आसपास कर दिया मिस्टर उरीबे ने और जुआन मैनुअल सेंटोस ने मिलकर। इस दौरान इनका नंबर भी कम हुआ, यानी इनकी शक्ति भी कम हुई, और इसके अलावा जो फार्क के लीडर हैं उनको भी मार दिया गया, जो मेन लीडर थे उन सबको भी मार दिया गया। यानी कि मिस्टर उरीबे का फार्क की कमर तोड़ने में उतना ही बड़ा हाथ है जितना जुआन मैनुअल सेंटोस का। लेकिन अब क्योंकि जुआन मैनुअल सेंटोस राष्ट्रपति बन गए, मिस्टर उरीबे, इन्होंने अपना स्टैंस पलट लिया। मिस्टर उरीबे ने कहा, जो कोलंबिया की जनता है उसे कहा, क्या आप 50 साल के जो अत्याचार हैं उन्हें एक पल में भुला दोगे? क्या जो फार्क के लड़ाके हैं उन्हें उनके क्राइम्स के लिए सजा नहीं दी जानी चाहिए? और यह बात वहां के ज्यादातर कोलंबिया के लोगों ने मान ली। कोलंबिया के जो लोग हैं मिस्टर उरीबे के साथ हो गए। मिस्टर उरीबे ने एक कैंपेन लॉन्च किया जिसका नाम था नो कैंपेन। नो कैंपेन मतलब हम फार्क के लड़ाकों के साथ कोई शांति वार्ता नहीं करेंगे। तो मिस्टर उरीबे के क्या कहने थे? मिस्टर उरीबे का कहना था कि अगर फार्क के लड़ाके हथियार डाल देते हैं और उनको जेल नहीं होगी, वो अपने गुनाह कबूल कर लेते हैं तो उन्हें जेल नहीं होगी, यह बहुत ही ज्यादा उदारता है। उन्हें सजा कुछ ना कुछ जरूर मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर वो अपने गुनाह कबूल कर लें तो उन्हें सजा नहीं होगी, क्योंकि इनके जो अत्याचार हैं बहुत ही बड़े हैं, जिसमें लूटमार, ड्रग ट्रैफिकिंग, हत्या से लेकर फिरौती बहुत ज्यादा है। और जो कोलंबिया के लोग थे वो इस बात से सहमत थे। दूसरी बात, इन्होंने कहा अब तक जिन्हें हम टेररिस्ट मानते थे, अब वो हमारे सरकार में राजनीति में आ जाएंगे, क्योंकि इस पीस डील के हिसाब से 268 की जो संसद है उसमें 10 सीट फार्क की होनी थी। तो इन्होंने कहा, क्या आप ऐसे राजनेता चाहते हो जो कल तक हमारे लिए टेररिस्ट थे? तो ये बात भी जो कोलंबिया के लोग थे उन्होंने मानी, उन पर असर करी। और एक बहुत बड़ा फैक्टर यह था कि मैंने जैसा आपको बताया था कि 50 साल से लड़ाई चल रही थी, इसमें 2 लाख से ज्यादा लोग मारे गए थे और 60 लाख से ज्यादा कोलंबिया के जो लोग थे वो
बेघर हो गए थे, ये बात कोलंबिया के लोग भूल नहीं पाए थे। इतना उनके लिए आसान नहीं था इनको माफ़ करना। और इसमें कुछ छोटे छोटे फैक्टर भी थे, जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसे क्रिश्चियन लोग थे इसके अंदर जो इस आइडियोलॉजी से खुश नहीं थे, जैसे कुछ कंजर्वेटिव्स थे। आप जानते हैं कि जो फार्क है वो लिबरल थे, मेजॉरिटी वो लिबरल थे, यानी कि ये लिबरल जो लोग होते हैं वो आधुनिक विचारों वाले होते हैं। तो कुछ इश्यूज हैं जैसे समलैंगिकता है, उसको वो प्रमोट करते हैं, उसको वो अलाउ करते हैं। लेकिन कोलंबिया के ज़्यादातर लोग आज भी जो हैं वो कंजर्वेटिव्स हैं। तो उनका ये कहना था कि अगर फार्क के लोग राजनीति में आ गए तो इस तरह के कुछ मुद्दे हैं जैसे समलैंगिकता वगैरह, उसके ऊपर वो लिबरल स्टैंस लेंगे, लेकिन ये हमें पसंद नहीं है। तो ओवरऑल नतीजा ये हुआ कि ये पीस डील टूट गई। तो ये फार्क के लड़ाके हैं। कोलंबिया के लोग फार्क के लीडर्स को जेल में देखना चाहते हैं अपने अत्याचारों के लिए। और मिस्टर सेंटोस पर यह इल्जाम लगे कि वो 2018 में जो चुनाव हैं उनमें वोट जीतने के लिए, क्योंकि अब चुनाव आने ही वाले हैं एक साल के बाद, 2016 तो अब खत्म ही हो गया है लगभग, 2017 बचा है, 2018 में चुनाव है। तो मिस्टर सेंटोस पर यह इल्जाम लगाया गया कि जो फार्क के लीडर हैं, फार्क के हिमायती जो जनता है वो उनके वोट चाहते हैं, इसलिए वो ये शांति वार्ता कर रहे हैं, इसलिए इतनी आसानी से उनको बिना जेल के छोड़ रहे हैं। और इसीलिए ये डील फेल हो गई। एक चीज और थी जो कोलंबिया के लोगों को अच्छी नहीं लगी। फार्क जो था वो ऐसे दिखा रहा था इन शांति वार्ता में कि जैसे वो सरकार के बराबर है। उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी वो इस तरह की थी कि जैसे दो इक्वल साइड्स आपस में एक शांति वार्ता कर रही हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। कोलंबिया की जो आर्मी है, कोलंबिया की मिलिट्री इनसे कहीं ज्यादा स्ट्रांग है और वो अगर चाहे तो इन्हें कुचल सकती है आज। ये बात कोलंबिया के लोग उनके मन में थी। जुआन मैनुअल सेंटोस, क्योंकि इन्होंने बहुत कोशिश की फार्क से शांति वार्ता के लिए, इसलिए इन्हें इस साल का नोबेल पीस प्राइज दिया गया है अभी कुछ ही दिन पहले। और नोबेल कमेटी ने यह कहा कि हम जुआन मैनुअल सेंटोस को यह पुरस्कार इसलिए दे रहे हैं क्योंकि जो शांति वार्ता है वो टूट गई है, लेकिन जुआन मैनुअल सेंटोस के जो उनका योगदान है वो भुलाया नहीं जा सकता, पहले रक्षा मंत्री के तौर पर और अब कोलंबिया के राष्ट्रपति के तौर पर। और ये पीस के जो प्रोसेस है, नोबेल प्राइज इन्हें मोटिवेट करेगा, कोलंबिया के लोगों को भी मोटिवेट करेगा कि वो शांति वार्ता आगे रखें। इस पर अब आगे क्या चल रहा है वो मैं आपको बता देता हूं, बिल्कुल लेटेस्ट। मिस्टर उरीबे जो हैं, जिन्होंने नो कैंपेन स्टार्ट किया था और कोलंबिया के लोगों को कहा कि वो शांति वार्ता के खिलाफ हो जाएं, अब ये थोड़ा थोड़ा अपना स्टांस चेंज कर रहे हैं दोबारा, क्योंकि जो जुआन मैनुअल सेंटोस हैं वो मिस्टर उरीबे से मिले 6 साल में पहली बार और इनसे रिक्वेस्ट की कि वो शांति प्रमोट करें। तो अब ऐसा लग रहा है, और वैसे भी जो डील थी, पीस डील थी, वो सिर्फ 0.2% वोट से टूट गई थी। तो फाइनली ये डील साइन हो जाएगी ऐसा माना जा रहा है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है कोलंबिया के अंदर। और भारत में भी, भारत से भी एसोसिएटेड इस तरह से है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि अगर कोलंबिया में ये शांति वार्ता आगे बढ़ सकती है तो भारत में नक्सल्स और माओवादियों के खिलाफ भारत की सरकार ऐसा कुछ कदम क्यों नहीं उठा सकती। इसलिए आपको ये जो टॉपिक है वो एनालिटिकली पूरा एनालाइज करना है, आपको ये डिटेल में एनालाइज करना है। तो ये था फार्क गुरिल्लाज की कहानी। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं। बहुत जल्द मैं दूसरे ज्वलंत मुद्दे आज के आप तक लेकर आऊंगा। दिस इज डॉक्टर गौरव गर्ग साइनिंग ऑफ। थैंक यू।